तो अभी तक हमने रे डायग्राम बनाना सीखा है लाइट के फर्स्ट चैप्टर में कि रे डायग्राम बनते कैसे हैं, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी कैसे इमेज बनेगी, किस टाइप की बनेगी, मैग्नीफाइड होगी यानी कि बड़ी होगी या छोटी होगी, तो वो सब हमने रे डायग्राम के थ्रू थोड़ा सीखा है। ठीक, बाकी आपकी बुक में जो टेबल गिवन है वो टेबल याद करना बहुत जरूरी है, उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बाद में समझा दूंगा तरीका याद कैसे होता है। पर अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या तरीका हो सकता है। देखो अभी हमको वहाँ पे क्या था कि ज्योमेट्री से हमको बनाना पड़ता है बार बार कि अगर ऑब्जेक्ट को कहीं पर रखा जाएगा तो उसकी इमेज कहाँ पर आएगी, तो ये काम हम बार बार नहीं कर सकते। और ऊपर से वहाँ पे सिर्फ हमको एक आइडिया होता है। जैसे अगर आपको याद हो कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखते हैं, इन्फिनिटी के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं अगर ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज आती है फोकस के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, सॉरी सेंटर के और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में आती है उसकी इमेज। लेकिन बीच में कहाँ और ऑब्जेक्ट को कहाँ, मतलब ये कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं हुआ ना, वो तो पूरी एक रेंज हो गई कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा, जैसे मान लो यहाँ भी मैं बात करता हूँ, ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा रेडियस हो गया या सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया यहाँ से यहाँ तक का। तो अगर ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ कहीं रखा, इन्फिनिटी के बीच में और इसके सी के बीच में कहीं भी रखा, तो आपकी इमेज बनेगी सी के और एफ के बीच में कहीं भी। लेकिन कहीं भी तो बहुत बड़ी रेंज आती है, एग्जैक्टली हम नहीं बता पा रहे हैं फिलहाल कि कहाँ पे वो बनेगी। और अगर बताना ही है तो ज्योमेट्री से पूरा डिटेल में पूरा सही से इसकी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। अगर हम वैसा नहीं करते तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम पड़ती। तो उस एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने के लिए कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो कि 50-60 सेंटीमीटर कहीं पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसकी एग्जैक्टली कहाँ पर इमेज आएगी, वो एग्जैक्ट लोकेशन बिना ज्योमेट्री के बताने के लिए हमारे पास होती है मिरर इक्वेशन। तो इसका काम क्या है कि बगैर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के हम बता पाएँ इमेज के टाइप के बारे में, कैसी वो बनेगी, क्या उसकी कितना छोटी होगी, बड़ी होगी, मैग्नीफिकेशन वगैरह के बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो जानते देखो क्या होता है मिरर इक्वेशन। तो वही जो बताया आपको रिलेट करता है वो। और अच्छा, इसमें देखो दो कुछ एक स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं। जैसे यू होता है हमारा, उसको हमने रखा हुआ है स्पेशली फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब स्पेशली रखा गया उसको। यू के लिए हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हमेशा यूज़ करते हैं यू, और ऐसे इमेज के लिए वी यूज़ करते हैं, फोकल लेंथ के लिए एफ यूज़ करते हैं। फोकल लेंथ ये लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर यूज़ करते हैं, सब आपको पता है। अच्छा, एच डैश या एच आई, ये दोनों से हम सिंबल यूज़ करते हैं हाइट ऑफ इमेज के लिए। और ऐसे ही एच खाली या एच नोट हम यूज़ करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये दोनों हमारे पास सब हमारे पास स्टैंडर्ड सिंबल थे जिसको यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन जिसको हम यूज़ करते हैं, उसमें ये हमारे जो भी फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे पहले जो चीज़ आ रही है मिरर इक्वेशन आ रही है। इसका जो प्रूफ है वो +2 में है, +2 से पहले नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ इसको यूज़ करना सीखना है। तो वो यूज़ के लिए बता देता हूँ कि फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। इसे हम मिरर इक्वेशन बोलते हैं। ये क्या होती है हमारी मिरर इक्वेशन। तो ये रिलेट करती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस से और उस पार्टिकुलर मिरर के पैरामीटर से, यानी उसके फोकल लेंथ से। जो भी मिरर आपने यूज़ किया है उस सब की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है कि उसका फोकल लेंथ क्या है। फोकल लेंथ ही पहचान है किसी भी मिरर की। जो भी फोकल लेंथ होगी उसके हिसाब से मिरर का चेंज हो जाता है। मतलब अगर आपका दूसरा कोई मिरर है, ये पहले वाला मिरर नहीं था, या दो डिफरेंट मिरर हैं, तो उसका मतलब सीधी सीधी बात हुई कि उनके दो डिफरेंट फोकल लेंथ होंगे। क्योंकि यू और वी तो दोनों के लिए सेम हो सकता है, लेकिन दो डिफरेंट मिरर के लिए फोकल लेंथ सेम नहीं हो सकता। अब एक ही केस में अगर हुआ तो हम उसको आइडेंटिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात क्या हुई, इसकी मिरर की पहचान होती है, मिरर की प्रॉपर्टी होती है। हर मिरर की अलग होगी, अगर आइडेंटिकल हुए तो ही सेम होगी, नहीं तो सेम नहीं होगी। अच्छा, एक कोर्स फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का, वो होता है h' या hi/h0। और इसके साथ में एक और भी होता है, इसको -v/u भी कहते हैं, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये भी आता है। इसका भी प्रूफ आपके +2 में ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। मतलब अभी कोई फ़ायदा नहीं है उसका प्रूफ वगैरह को जानने का। ठीक, और आपको एक बात तो पहले बता रखी है मैंने, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो ये बात शायद आप जानते होंगे कि ये चीज़ क्या था, फॉर्मूला वो जानते होंगे। ये 3 फॉर्मूले ही हैं। एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। मैग्नीफिकेशन मतलब होता है कितना हाइट ऑब्जेक्ट की छोटी या बड़ी आ रही है इमेज के मुकाबले। ठीक, तो एक वो है, एक रिलेशन है सिंपल मिरर इक्वेशन, और एक फोकल लेंथ का रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ में। 3 हैं। एक न्यूमेरिकल कन्फर्म है बोर्ड में, तो आना ही आना है बोर्ड में। 2 न्यूमेरिकल आते हैं, एक आता है लेंस वाले पार्ट से, जिसके बाद वाला पार्ट है यानी रिफ्रैक्शन से, और एक आता है इस मिरर वाले पार्ट से यानी कि रिफ्लेक्शन से। दोनों से एक एक न्यूमेरिकल पक्का आता है। और अक्सर मैंने आपको पहले बताया भी था, अक्सर बच्चों के जो मार्क्स कटते हैं वो फिजिक्स में ही कटते हैं, और फिजिक्स में भी सिर्फ इस पोर्शन में कटते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाले न्यूमेरिकल भी आपको लास्ट तक पक्के हो जाएंगे, इतना कोई डिटेल में पूछते भी नहीं, कोई भारी न्यूमेरिकल वहाँ नहीं आता है, सिंपल आता है। जो न्यूमेरिकल जो तंग करता है वो ये वाला पार्ट है, लाइट का ये वाला पार्ट है। और यहाँ पर देखो देखने वाला सिर्फ 3 ही फॉर्मूले यूज़ होंगे और कोई फॉर्मूला यूज़ भी नहीं होगा। लेकिन जो भयंकर खेल खेलता है वो होता है साइन कन्वेंशन। किसके लिए क्या साइन यूज़ किया जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इमेज
वो कब नेगेटिव होगा, वो सब बातें यहाँ पे रहती हैं और वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अभी सुनो, देखो ध्यान से बताता हूँ कि क्या कुछ ये होता है, नहीं तो लास्ट में आप फिर पूछते फिरोगे कि सर इसके लिए क्या लेते हैं, इसके लिए क्या लेते हैं। हमेशा के लिए बता दो। देखो एक चीज़ हमेशा के लिए यहाँ पे कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है कि मैं आपको कह दूँ कि हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही होता है, ये बात बोलना वो वैसे गलत है। ठीक, तो ऐसा कोई चीज़ यहाँ पे नहीं होती है कि मैं आपको लिख के दे दूँ और आप रट लोगे इसको। हाँ, रटना बाद में वो कर लेंगे हम काम बाद में, सिर्फ बोर्ड के लिए। लेकिन अगर बात होगी कंपटीशन की यानी कि NTSC लेवल की, फिर आप उसका रट्टा नहीं मार सकते, आपको समझना ही पड़ेगा कि वो चीज़ क्या होती है। तो पहले तो कोशिश करते हैं समझ में आ जाए, और अगर नहीं आया तो फिर रट्टा तो हमारा लास्ट का पार्ट है ही, फिर तो मैं आपको पूरा लिख के दे दूँगा कि कहाँ कहाँ पे क्या से यूज़ करते हैं। पहले समझते हैं क्या था। एक बात ध्यान से सुनो, तो ये कोई मिरर है, तो एक होता है इसमें पोल। पोल होता है जहाँ पे सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस जाके कट करता है मिरर को, यानी इसको बोलते हैं पोल। तो पोल ही हमारा ओरिजिन होता है। जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि हर डिस्टेंस कहाँ से मापता है, ओरिजिन से, सेंटर से, 0,0 से। तो ये हमारा 0,0 है, यानी कि यहाँ से सब चीज़ मापी जाएंगी। किससे मापी जाएंगी? पोल से मापी जाएंगी। तो पोल हमारा ओरिजिन है। एक तो ये बात दिमाग में बिठा लो। और एक दूसरी बात कि जिस साइड से लाइट आती है, लाइट जिस तरफ जाती है, इंसिडेंट लाइट जिस तरफ होती है वो डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और उसके अपोजिट नेगेटिव होती है। देखो बात बड़ी सीधी सी लगती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में इसमें पसीने छूट जाते हैं और पक्का कोई ना कोई प्लस नेगेटिव, प्लस माइनस गड़बड़ होती है और आंसर वहाँ पे गलत ही आता है। तो देखो क्या हुआ कि जिस तरफ लाइट इंसिडेंट लाइट जहाँ जा रही होगी वो डायरेक्शन पॉजिटिव और उसके अपोजिट नेगेटिव। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है वो सब पॉजिटिव, उसके नीचे नेगेटिव। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यहाँ पे एक बात मेल खाती है कि उसके ऊपर जो सब कुछ होगा वो पॉजिटिव और नीचे जो सब कुछ होगा वो नेगेटिव। लेकिन दूसरी बात वो अलग है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है कि भाई जो कुछ सब कुछ जिसके ओरिजिन के इधर होगा वो सब कुछ नेगेटिव और जो सब कुछ उधर होगा वो सारा पॉजिटिव। ठीक, वो वहाँ पे होता है, वो वहाँ पे सच है, वो हर वक्त ऐसे ही रहता है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग हो भी सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, क्योंकि जिस साइड, या तो यूँ समझ लो जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होगा वो साइड नेगेटिव और दूसरी साइड पॉजिटिव, या तो यूँ समझ लो इसको। क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही इंसिडेंट रे निकलेंगी और इंसिडेंट रे जिधर जाएंगे, देखो मान लो इसको, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे अगर इमेज बनानी है तो रिफ्लेक्टिव सरफेस इसकी ये वाली है, तो इसको जाना तो यहाँ पड़ेगा। तो किधर जाएंगी लाइट को रिफ्लेक्ट होने के लिए? उस तरफ जाना पड़ेगा। तो वो डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। ठीक, जहाँ पे लाइट को जाना पड़ेगा रिफ्लेक्ट होने के लिए वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो वो डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव। तो वो क्या होगी? नेगेटिव। ये सब मपेगा कहाँ से? आप आ जाओ ओरिजिन पे। कहाँ पे आ जाते हैं? ओरिजिन पे आ जाते हैं। तो ओरिजिन पे आगे सब कुछ इधर क्या है? नेगेटिव। सब कुछ इधर क्या है? पॉजिटिव। सब कुछ ऊपर क्या है? नेगेटिव। सब कुछ नीचे क्या है? पॉजिटिव। ठीक, तो रियल केस में मतलब 99% केसेस में हम जो डायग्राम वगैरह बनाते हैं या न्यूमेरिकल दिए जाते हैं हमको 10th क्लास तक, उन सभी में ऑब्जेक्ट इधर ही होता है। इसीलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट मेल खा जाता है इसके साथ में, क्योंकि यहाँ पे जिधर ऑब्जेक्ट है वो साइड क्या होगी? उधर से रे आएंगी तो वो क्या होगी? हमारी नेगेटिव होगी। देखो इस तरफ ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मान लो कोई कह दे, हमको करके दिखाऊंगा, खैर अभी तो ये देखो, कल को कोई कह दे कि रे हम ऐसे ही मिरर को हमने यूँ रखा हुआ है, कल को कोई ये कह दे, तो अब इधर को ऑब्जेक्ट की अगर आपको इमेज बनानी है, रियल ऑब्जेक्ट की इमेज, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी आपका खेल आएगा +2 में, उससे पहले वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा नहीं। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, रियल की ही बात कर रहे हैं। और रियल तक की बात करोगे तो फिर वो काम चल जाता है जो आपने पढ़ रखा होगा या याद कर रखा होगा शायद, कि जो डायरेक्शन यू हमेशा नेगेटिव वाला, कि यू हमेशा नेगेटिव होता है। अगर आपने वो बात याद की है कभी, तो वो सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के लिए है, यानी कि ऑब्जेक्ट वाकई वहाँ पे छपा हुआ हो तो वो यू हमेशा नेगेटिव ही होता है। लेकिन अगर वर्चुअल आ जाए फिर हमेशा नेगेटिव नहीं होता। तो 10th क्लास तक वो रटा चल जाता है कि यू को हमेशा नेगेटिव लो, क्योंकि यू वाली साइड से ही रेज आएंगी और उस तरफ वाले डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। एक और करके दिखाता हूँ। मान लो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा हो, तो ये हो गया पोल, तो पोल तो हो गया हमारा ओरिजिन, यहाँ सब कुछ मपेगा। तो इससे अगर इसको अगर रिफ्लेक्शन करनी है तो रे को इधर आना पड़ेगा ना। तो इधर आने का मतलब क्या हुआ? रे को उधर जाना पड़ेगा। तो पोल से सब कुछ इधर क्या हुआ? पॉजिटिव, और पोल से सब कुछ इधर क्या हुआ?
नेगेटिव। मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो नीचे बना था थोड़ा सा, इधर क्या हो गया सब कुछ नेगेटिव और इधर क्या हो गया पॉजिटिव। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ में ये वाला हिस्सा मेल नहीं खाएगा। यानी कि अगर आपने बाई चांस मिरर को उल्टा करके रख दिया और इधर से ऑब्जेक्ट रखा है, इधर से इमेज बना रहे हो, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवर्स काम करेगा, यहाँ पे वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रट्टा मत मारना, कॉन्सेप्ट को समझ लेना कि जिधर से हमारी रेज आती हैं, इंसिडेंट रेज जहाँ से आती हैं, वो डायरेक्शन जिधर वो जाती हैं, इंसिडेंट रेज, वो डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव, पॉजिटिव, उसके अपोजिट क्या होती है नेगेटिव होती है। मेन तो बात ये थी। ठीक है, अभी करके दिखाता हूँ इसको। तो मान लो कोई हमसे पूछे कि कोई हमारे पास यही मिरर ले लेते हैं, इसके लिए अच्छा हाँ चलो कोई बात नहीं, देखेंगे बाद में। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको कह दिया गया है वो है सपोज 40 सेंटीमीटर, कोई कह दे रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 40 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ऑब्जेक्ट है इन फ्रंट ऑफ बोल देते हैं वो कि 20 सेंटीमीटर पे, नहीं सेंटर भी मानते हैं, ये आपको इस बारे में पता होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहाँ रखा, सॉरी हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर है फ्रंट में, इसके फ्रंट में, मैंने कि जहाँ पे होगा सामने रखा हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा समझे तो कहाँ रखा मैंने ऑब्जेक्ट को, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। अब आपने रे डायग्राम बनाया होगा और आपको याद होगा इमेज कहाँ बनती है, वो वहीं बनती है जहाँ पे सेंटर ऑब्जेक्ट रखा होता है। क्योंकि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा, सो रेडियस पे डिस्टेंस पे रखा जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर वो रखा जाएगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आती है, यानी इमेज डिस्टेंस भी 40 आना चाहिए। अब उसको प्रूफ करते हैं कैसे आएगा। उसके लिए देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितना हो गया, फोकल लेंथ हो गया 20 सेंटीमीटर, उसका हाफ। अब क्योंकि ये कॉनकेव, वो बताएंगे आपको अलग से कैसा मिरर है, तो एक कॉनकेव मिरर आपको ऐसे बोल देगा इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो अगर वो कॉनकेव मिरर है तो वापिस आओ, और कॉनकेव मिरर के जो सब पोल यहाँ पे होता है और उसका फोकस कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा ना, इस तरफ होगा जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस साइड पे होगा। तो ये वाली साइड तो अब हमारी क्या होगी, सब कुछ नेगेटिव, क्योंकि इधर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इस तरफ क्या होगा नेगेटिव। अगर आप इसमें देखो, ये हमारा फोकस है और हम कह चुके हैं कि ये पोल है, इंसिडेंट रे उधर जा रही है, सब कुछ इधर पॉजिटिव है, फोकस इधर है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव होगी, नहीं फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए माइनस, तो कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ऊपर वाले में भी देखो दोबारा से, अगर आपको वहाँ पर लग रहा है कि शायद उल्टा आ जाएगा, नहीं ऐसा। देखो अब उधर तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा और फोकस भी कहाँ पे होता है, जहाँ पे सेंटर होता है, सेंटर तो इसका इधर कहीं आएगा, तो फोकस भी यहाँ कहीं आएगा, तो ये बन गया फोकस। तो ये वाली डायरेक्शन क्या है इस बार पॉजिटिव, वो डायरेक्शन क्या है नेगेटिव, तो फिर से फोकल लेंथ क्या आएगा नेगेटिव। यानी कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे वो मिरर को यूँ रखो चाहे वो यूँ रखो, क्योंकि ये चीज़ उसके उस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपने उसको कैसे रखा है। जब तक ऑब्जेक्ट रियल रहेगा, फिर से कहानी वही कि जब तक ऑब्जेक्ट रियल रहेगा तब तक वो क्या रहेगी नेगेटिव रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर ही रखोगे आप, रियल ऑब्जेक्ट को अगर इमेज बनानी है तो वो वास्तविकता में अगर होगा तो वो उसके सामने ही होगा, शीशे के सामने, क्योंकि पीछे रखा हुआ ऑब्जेक्ट इमेज नहीं बना सकता, सामने रखना पड़ेगा। सामने रखोगे तो वो ऑब्जेक्ट रियल होगा, और जब तक वो सामने रहेगा तब तक फोकल लेंथ क्या रहेगी इसकी नेगेटिव रहेगी, तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होती है। ठीक ऐसे ही कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। करके देख लो, मान लो मैं कॉन्वेक्स बना दूँ, कॉन्वेक्स कैसा होता है भाई, यूँ होता है ना, कॉन्वेक्स यूँ होता है, तो इसका फोकस कहाँ पे आता है पीछे आता है। पीछे क्यों आता है, क्योंकि यहीं पे सेंटर बन रहा है इसका, जहाँ पे सेंटर होता है उस साइड फोकस होता है। तो अब रे कहाँ से आएगी, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, तो रे इधर क्या हो जाएगी इस तरफ जाएंगी, तो डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव, और डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव होगी। तो फोकल लेंथ किस साइड पे आया है पॉजिटिव साइड पे, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव और कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। इस बात को दिमाग में बिठा लो बस, ठीक है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट से चलोगे तो फिर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं चल पा रहे हो, कोई प्लस माइनस हो रही है, फिर रट्टा मार लीजिए, कोई कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो फोकल कितने, सपोज हमारी -20 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या पता है हमारे पास, यू पता है और फ्रंट पे था, फ्रंट का मतलब क्या हुआ इधर था, इधर क्या, ये भी फ्रंट बनता है इसका और ये भी फ्रंट बनता है, तो दोनों ही साइड क्या है नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या हो गया इसका -40 सेंटीमीटर। अब लगाते हैं फॉर्मूला, देखो कितना बनेगा 1/v। जो चीज़ आपको नहीं पता उसका साइन आप पहले से नहीं लेते हो। देखो हमको पता है वैसे तो रे डायग्राम से कि भी इधर आएगा, लेकिन हम अगर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मालूम, अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मालूम, आप उसकी वेरिएबल लेके चल रहे हो, फिर वेरिएबल ही लेके चलो, साइन नहीं लेना उसका। तो अब v की जगह पे, u की जगह पे कितना आएगा -40 इज इक्वल टू फोकल लेंथ, तो कितना आ जाएगा -1/20। इसको सोल्व करोगे तो 1/v इज इक्वल टू -1/20 + 1/40।
एलसीएम लोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको जैसे एलसीएम लेना आता हो आप वैसे करें ना, मेरा तरीका मैं डिनोमिनेटर सेम करता हूँ, तो मैंने डिनोमिनेटर सेम कर लिए। 40 नीचे आ गया, 40 नीचे आ गया, ऊपर -2 है क्योंकि इसका माइनस था ना फॉर्मूले में, ये माइनस था, ये आगे लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो -2 + 1 तो कितना है, -1/40 आ गया। आप अपने तरीके से करोगे तो भी आपका आ जाएगा। तो v कितना आएगा भाई हमारा 40 -40 सेंटीमीटर, यानी कि वी भी क्या आ रहा है नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब कौन सी डायरेक्शन, इस तरफ, यानी वी भी इधर ही आ रहा है। तो ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा था तो ये उधर ही आ रहा है हमारे पास, मतलब यही लोकेशन किसकी आ रही है, इमेज की आ रही है। तो ये उस जो हमने रे डायग्राम सीखा था उसके साथ मैच भी कर गया। आप अपना आंसर क्रॉस चेक करते रहना है, क्योंकि रे डायग्राम से आपको एक आइडिया मिल जाएगा इमेज कहाँ आनी चाहिए, तो वो आपको यूज़ करना है। देखो हमें पता था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर रखने पर वहीं आता है, तो वहीं आ गया इमेज, इसलिए ये चीज़ सही है हमारी। अब एक और बात, मैग्नीफिकेशन क्या है। मैग्नीफिकेशन होता है -v/u, माइनस फॉर्मूले का है तो वो माइनस। अब v कहाँ पे है, v कहाँ पे है, इस तरफ यानी नेगेटिव, तो -40। u कहाँ पे है, इसी तरफ, यानी वो भी -40। तो माइनस से माइनस कट गया, 40 से 40 कट गया, कितना है -1। और ये चीज़ क्या होती है हमारी, ये होता है h'/h, यानी h/i/h ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया -1। और इधर से पता चला हमको कि h ऑफ इमेज इज इक्वल टू -h0 हो गया, यानी कि उल्टा जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसका उल्टा है हाइट ऑफ इमेज। और ये बात हमको पता है कि इमेज इन्वर्टेड बनती है। जब भी इन्वर्टेड इमेज बनेगी वो चीज़ क्या होगी हमारी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव आएगा, मतलब हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ जाएगी, अपोजिट आ जाएगी। तो ये क्या बनी, इन्वर्टेड। मतलब अगर ऑब्जेक्ट नीचे होता तो इमेज ऊपर बनती, ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज कहाँ बन रही है, नीचे। तो ये आपको मैंने इम्प्लीमेंटेशन सिखाई। तो क्या बना हमारे पास, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो मतलब वो चीज़ इन्वर्टेड आएगी, उसका जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उससे अपोजिट आएगी। तो और वो प्रूफ भी हो गया, सेम साइज़ की आ रही है लेकिन उल्टी आ रही है, और वो चीज़ जहाँ पे थी वहीं पर भी आ रही है। तो ये था मिरर इक्वेशन को यूज़ कैसे करते हैं। अब बहुत प्रैक्टिस करेंगे इस पर, हम कम से कम 30-40 मिनट के लिए इस पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जा करके आपको इस पर पकड़ मजबूत हो जाएगी, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कि मिरर इक्वेशन को यूज़ कैसे करते हैं।